अरे डार्लिंग, अभी ऑफिस का बहुत काम है, लेकिन कल हम डिनर पर जरूर चलेंगे। सच? हाँ हाँ बिल्कुल। अगले दिन शुभम ऋचा को बाजार लेकर जाता है। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। पसंद है तो ले लो। ऋचा वो ड्रेस ले लेती है। इसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं और फिर शाम को एक साधारण से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। जगह तो बहुत खास नहीं है, लेकिन मेरे पति साथ हैं, यही काफी है। दोनों डिनर करके घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद शुभम फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। सुबह जल्दी उठता है, टिफिन लेता है और ऑफिस चला जाता है। शुभम, तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या हुआ? पहले तुम हर समय मेरे साथ रहते थे, अब तो ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा नहीं है डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। ठीक है। उसी दिन ऋचा उदास होकर रसोई में काम कर रही थी। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, माँ से झूठ नहीं बोलते। शुभम के पास अब मेरे लिए समय ही नहीं है। बहू परेशान मत हो, अभी काम ज्यादा होगा, सब ठीक हो जाएगा। जी मम्मी जी। दिन बीतते गए, शुभम का समय ऑफिस में ज्यादा बीतने लगा, लेकिन माधवी का प्यार ऋचा के लिए बढ़ता गया। एक दिन, बहू चलो आज बाजार चलते हैं। सच मम्मी जी? हाँ, आज सिर्फ हम दोनों घूमेंगे। दोनों बाजार जाती हैं और बढ़िया से शॉपिंग करती हैं। वहीं घर पर काव्या भी ऋचा का बहुत ख्याल रखती थी। देवरानी जी, आज मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। सच में? हाँ, और अगर पसंद ना आए तो शिकायत कर देना। आप लोग मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? क्योंकि तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। एक शाम राजीव ऑफिस से लौटते हैं। ऋचा, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या? तुम्हारी पसंद की मिठाई। अरे वाह। काव्या ने बताया था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। हाँ जेठ जी। ऐसे दिन बीतते हैं। धीरे धीरे ऋचा को महसूस होने लगा कि जिस पति को वो अपनी दुनिया समझती थी, उसके पास अब समय कम होता जा रहा था। लेकिन जिस सास से वो डरती थी, वही सास उसके सुख दुख की साथी बनती जा रही थी। वो सच में पति से काफी अच्छी सास है। अजीब बात है, शादी से पहले मुझे लगता था कि पति ही सबसे बड़ा सहारा होता है और सास सबसे बड़ी परेशानी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। शुभम का प्यार कम होता जा रहा है, लेकिन मम्मी जी का प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है। सच में मेरी सास तो पति से अच्छी सास है। ऋचा को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके और माधवी के रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाली थी। समय के साथ शुभम का व्यवहार बदलने लगा था। वो पहले की तरह ऋचा के साथ समय नहीं बिताता था। अब वो रोज देर रात तक घर आने लगा था। उस रात भी ऋचा डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन ऋचा की उम्मीद अभी भी गर्म थी। शायद आज जल्दी आ जाए, शायद आज मेरे साथ बैठकर खाना खाएं, शायद आज पहले जैसे बात करें। रात के 11 बजे दरवाजा खुलता है। ऋचा, मैं आ गया। अच्छा हुआ आ गए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं, मैंने बाहर ही खाना खा लिया है, तुम भी सो जाओ। इतना कहकर शुभम सीधे कमरे में चला जाता। अच्छा। ऋचा की आंखें भर आती हैं। वो घंटों से उसका इंतजार कर रही थी, तभी माधवी वहां आ जाती है। क्या हुआ बहू, अभी तक सोई नहीं? कुछ नहीं मम्मी जी, भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। बहू, मैं भी माँ हूँ, तेरे चेहरे से सब समझ जाती हूँ। मम्मी जी तो यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद माधवी रसोई से खाना गर्म करके लाती है। चल अब मुंह खोल। मम्मी जी मैं खुद खा लूंगी, आज माँ अपनी बेटी को खिलाएगी। माधवी अपने हाथों से ऋचा को खाना खिलाने लगती है। जैसे ही माधवी उसे खाना खिलाती है, ऋचा पुरानी यादों में खो जाती है। नदी का किनारा है। ऋचा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बनूंगा। सच? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब तुम उदास होगी तो तुम्हें हंसाऊंगा, जब तुम बीमार होगी तो तुम्हारी सेवा करूंगा, और अगर मैं जिद करूंगी? अरे तब भी तुम्हारी बात मानूंगा। ऋचा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहले मेरा पति कितना अच्छा था, जब तक प्रेमी था तब तक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, लेकिन पति बनते ही इतना बदल गया। दूसरी तरफ माधवी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मम्मी जी। ऋचा अचानक उठकर माधवी के गले लग जाती है। रो मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद उस रात ऋचा जल्दी सो गई थी, लेकिन शुभम देर रात घर आया। वो चुपचाप छत पर चला गया और मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। उसी समय काव्या पानी पीने के लिए उठी। इतनी रात को कौन है छत पर? काव्या ने आंगन से ऊपर देखा। हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो। हल्की रोशनी में काव्या ने शुभम को पहचान लिया। देवर जी, इतनी रात को किससे बात कर रहे हैं? वो ऋचा के कमरे में गई। ऋचा गहरी नींद में सो रही थी। अगर देवरानी सो रही है तो फिर देवर जी किससे बात कर रहे हैं? काव्या अपने देवर की हरकत से हैरान थी। दिन बीतते गए। शुभम अब ऋचा को कहीं घुमाने नहीं ले जाता था। न शॉपिंग, न मूवी, न डिनर, न प्यार भरी बातें। एक दिन अकेले बैठी ऋचा फिर पुरानी यादों में खो जाती है। पार्क, गोलगप्पे, नदी किनारा, भविष्य के सपने। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमारी बेटी रिशु होगी। सारी बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। आखिर क्या हो गया है तुम्हें शुभम? तभी उसे शुभम की कही हुई एक बात याद आती है। हमारी बेटी रिशु। शायद बच्चा आ जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। उस रात। शुभम, अब हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। अभी नहीं। क्यों? अभी समय नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ समय बाद ऋचा गर्भवती हो जाती है। शुभम, शुभम, क्या हुआ? हम माँ पापा बनने वाले हैं। शुभम का चेहरा अचानक उतर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराने की कोशिश करता है। अरे सच? बहुत अच्छी बात है। तुम खुश नहीं हो?
नहीं पागल, बहुत खुश हूँ, मेरी यीशु आने वाली है। अगले कुछ दिनों तक माधवी अपनी बहू का खूब ख्याल रखती है। एक रात माधवी बादाम वाला दूध बनाती है। शुभम, ये दूध बहू को दिया। हाँ ठीक है माँ। शुभम दूध लेकर कमरे में जाता है। लो ऋचा, मम्मी ने भेजा है। धन्यवाद। रात के कुछ घंटे बाद ऋचा के पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी जी। कुछ देर बाद उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऋचा का गर्भपात हो जाता है। अगले दिन काव्या झाड़ू लगा रही थी, अचानक उसे एक रैपर दिखाई देता है। ये क्या है? उसने ध्यान से देखा, वो अबॉर्शन पिल का रैपर था। ये यहाँ कैसे आया? काव्या तुरंत माधवी के पास पहुंचती है। ये बात अभी किसी को मत बताना। जी मम्मी जी। कुछ महीने बाद ऋचा पीरियड्स में थी और दर्द से परेशान थी। शुभम बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। एक बार पूछ तो लेते कैसी हूँ। तभी माधवी कमरे में आती है। बहू, ये पैड, हॉट वाटर बैग और डार्क चॉकलेट लाई हूँ तेरे लिए, तुझे अच्छा लगेगा। ये सब सास को करते देख ऋचा इमोशनल हो जाती है। इधर लेट जा। माधवी उसके पेट और पीठ की सिकाई करती है और फिर हल्दी वाला दूध देती है। मम्मी जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करती हैं? क्योंकि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ समय बाद ऋचा दोबारा गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बार वो 2 महीने तक किसी को कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन, मम्मी जी, शुभम, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। सच में बहू? बहुत अच्छी बात है। अगले दिन फिर वही बादाम वाला दूध शुभम अपने हाथों से ऋचा को देता है। रात में ऋचा को फिर भयानक दर्द शुरू हो जाता है। इस बार दर्द पहले से भी ज्यादा था। जल्दी अस्पताल चलो। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर इन्हें ले आए। मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ? बच्चा सुरक्षित है, लेकिन एक बात बहुत चिंताजनक है। क्या? इनकी बॉडी में ऐसी दवा के असर मिले हैं जो गर्भपात कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या? किसी ने इन्हें अबॉर्शन पिल दी है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेरे ही घर में मेरा दुश्मन कौन है? उसकी नजर धीरे धीरे शुभम की तरफ जाती है। उसे याद आता है कि पहली बार भी दूध शुभम ही लाया था और दूसरी बार भी दूध शुभम ही लाया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं मेरे पति ही तो नहीं? और यहीं से ऋचा के मन में अपने पति को लेकर बड़ा शक पैदा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसे अबॉर्शन पिल किसने दी। अस्पताल से घर आने के बाद भी वो पूरी रात बेचैन रही। रात का समय था। शुभम कमरे में बैठा था और ऋचा लगातार उसे देख रही थी। शुभम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ऋचा, क्या बात है? सच सच बताओ, क्या तुमने मुझे वो दवा दी थी? कैसी दवा? वही दवा जिसकी वजह से मेरा बच्चा लगभग मुझसे छिन गया था। डॉक्टर ने साफ कहा है कि किसी ने मुझे अबॉर्शन पिल दी थी। ऋचा तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि पहली बार भी दूध तुम लेकर आए थे और दूसरी बार भी दूध तुम ही लेकर आए थे। लेकिन दूध मैंने नहीं बनाया था। तो फिर किसने बनाया था? माँ ने। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मम्मी जी ने बनाया था? हाँ, दूध तो माँ ने ही बनाया था, मैं तो सिर्फ लेकर आया था। लेकिन मम्मी जी ऐसा क्यों करेंगी? मुझे नहीं पता। तभी शुभम को अचानक कुछ बातें याद आने लगती हैं। 1 मिनट। क्या हुआ? माँ हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, हर समय तुम्हारी चिंता करती रहती है। क्योंकि वो मुझे बेटी मानती है। या फिर ये सब सिर्फ दिखावा हो सकता है। क्या मतलब? देखो, अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कुछ किया होता तो घर में अबॉर्शन पिल का रैपर नहीं मिलता, और अगर घर में मिला है तो घर के किसी व्यक्ति ने ही किया है। लेकिन मम्मी जी तो। ऋचा, कभी कभी लोग बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते। शुभम की बातें सुनकर ऋचा का मन डगमगाने लगता है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है, उसे दूध याद आता है, उसे ये भी याद आता है कि दूध हमेशा माधवी ही बनाती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये सच हुआ तो मैं कभी मम्मी जी को माफ नहीं करूंगी। और मैं भी नहीं। उसी समय दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। हॉल में माधवी बैठी हुई थी। बहू, अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना? लेकिन इस बार ऋचा के चेहरे पर प्यार नहीं था, उसकी आंखों में गुस्सा था। मम्मी जी, अब ये दिखावा बंद कर दीजिए। बहू, क्या हुआ? माँ, अब मासूम बनने की जरूरत नहीं है। बेटा, आखिर बात क्या है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया बहू? डॉक्टर ने कहा है कि किसी ने मुझे अबॉर्शन पिल दी थी। क्या? और दूध हमेशा आप ही बनाती थी। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मम्मी जी, आपने ही मुझे दूध दिया था, पहली बार भी और दूसरी बार भी। लेकिन बहू, मैंने तो बस। अब सफाई मत दीजिए। बहू, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। बेटी माना है? कोई माँ अपनी बेटी के बच्चे को मारने की कोशिश करती है क्या? नहीं।